Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्लास 10th का साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करा था साइंस में, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हमने 2 टॉपिक्स 2 वीडियोस में कवर करे थे। एक था चार्ज और करंट और दूसरे वीडियो में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कवर करा था और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस कवर करा था। हमने ये जाना था कि हमें एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कैसे मिल सकता है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसका रिविजन भी करा होगा और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल का होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने सबने उसको सॉल्व करा होगा। आज के वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगी और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये लॉ जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आसानी से आपको मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आज हम इस लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ओम्स लॉ को डिस्कस करें, हम क्विकली पीछे के दोनों क्लासेस का रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको चार्ज बताए थे कि 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, है ना। और इन चार्जेस के फ्लो से ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल क्यू से। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यही पढ़ा था। फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और करंट को हम कौन सा, एसआई यूनिट कौन सा होता है करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर्स। यस, वेरी गुड, एम्पियर्स। एम्पियर्स को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, एमीटर होता है। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। मतलब किसी एक एंड से ये कनेक्ट हो सकता है, वायर की किसी एक एंड से ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो सीरीज कनेक्शन हो जाएगी। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करवाने के लिए एक हमें प्रेशर देना होता है ना, हमें धक्का देना होता है, हमें फोर्स देना होता है। उसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका दूसरा नाम है वोल्टेज, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट्स होती है, कैपिटल वी से ही डिनोट होती है। और हम इसको क्या लिखते हैं, वोल्ट का क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, then the potential difference will be 1 volts. ठीक है, और वोल्टेज की डेफिनेशन या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम करा जा रहा है, इन ब्रिंगिंग 1 coulomb of charge या यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, इट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेकर जाने का जो काम हो रहा है वो काम कौन करवा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस करवा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आपको अब सब कुछ दोबारा से मतलब रिकॉल हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अब हम क्विकली ओम्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, हमारे एक जर्मन फिजिशिस्ट थे, ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, और उन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या करा कि जैसे मान लीजिए ये एक आपकी वायर है, ठीक है, इसके अंदर पैरेलल में लगाया वोल्ट मीटर, जो कि आपका पैरेलल में ही लगता है हमेशा। फिर एक लगाया एम मीटर, एक प्लग की। ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और सेल लगाया। ठीक है, ऐसे। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा कि पहले एक सेल लगाया और वोल्टेज और एम मीटर की
वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग्स को नोट डाउन करा। ठीक है, उन्होंने टेबुलर फॉर्म में V और I की रीडिंग्स को नोट डाउन करा। फिर उन्होंने एक के बजाय उन्होंने 2 सेल्स लगा दिए, फिर नोट डाउन करा, फिर 3 लगाए, फिर नोट डाउन करा, और फिर 4 लगाए। ठीक है, इस तरीके से बैटरी बनाई और उन्होंने V और I की रीडिंग्स को नोट डाउन करा। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हमारा V और I की रीडिंग्स आई हैं उसके अंदर हमेशा V बाय I की रेशो एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, एक कांस्टेंट टर्म आ रही है। ठीक है, और इस कांस्टेंट आने की जो है, तो उन्होंने ये बोला कि इससे हमारा इसका और इसका रिलेशन बन जाता है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। उन्होंने इसका ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, जब इसका ग्राफ प्लॉट करा, मैं इसको रब कर रही हूँ, स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाते जाइएगा साइड बाय साइड। ठीक है, उन्होंने जब इसका ग्राफ प्लॉट करा तो जैसे यहाँ पे करंट की रीडिंग्स ली, यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग्स ली, और उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट करा तो उन्हें मिली एक स्ट्रेट लाइन। उन्हें क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन। और आप लोग जानते ही हैं कि स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ अगर आता है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट करता है कि दैट दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उन्होंने ये ही बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही है ओम्स लॉ। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो V और I की रीडिंग्स जो हैं उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी ओम्स लॉ की आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, ये जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये आपको लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं भूलना है नहीं तो आपकी डेफिनेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो रिलेशनशिप था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो किसने दिया? वो ओम्स ने दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको ओम्स लॉ कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि सबसे पहले यही लिख दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेंशन ही खत्म। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference across the 2 points of, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ही होगा। across the 2 points of a metallic wire, across the 2 points of a metallic wire is क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये चीज समझ में आ गई? यानी कि फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या मैं इसमें कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं ना हम लोग, तो हम कैसे लिखेंगे? V बाय I, ये I नीचे जाएगा, अब इक्वल टू का साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके, तो क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू R। ठीक है, एंड R इज अ कांस्टेंट।
ठीक है। और इस R को हम लोग क्या कहते हैं? इस R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इस R को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इतना समझ में आया ओम्स लॉ? क्या आप लोगों ने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, अब हमने पढ़ा कि V बाय I इज इक्वल टू R। ये चीज हमने पढ़ी। R क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? R होता है हमारा रेजिस्टेंस। R क्या है हमारा? ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब मैम ये रेजिस्टेंस क्या चीज है? चलो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है, लेकिन ये कुछ तो होगा। यस, ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्ट का मतलब कि ये जो हमारे कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, जब हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये उनकी मोशंस को, उनकी मूवमेंट को में रुकावट लाता है, ऑब्स्टेकल लाता है, उनको रेजिस्ट करता है, उनको अपोज करता है। ठीक है, और उस उन्हीं रुकावटों को, उन्हीं बाधाओं को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज? उन्हीं रुकावटों को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं किसी भी वायर को, वो एक रेस्ट पे है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं अपनी अपनी जगहों पर। ठीक है, तो उनको क्या करता है? न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन्स का, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कई बार ये अपने आप ही वॉल से टकरा कर, या आपस में रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन में, सभी तरीके की। तो ये सब रुकावटें है ना, उनको एक कंबाइंड नाम दे दिया है रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्या नाम दे दिया है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी, राइट डाउन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इट इज द property, it is the property of a conductor, it is the property of a conductor, ठीक है, which resist the resist वर्ड की जगह आप opposes भी लिख सकते हैं, है ना, which resist the flow of charges through it, flow of charges through it, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब आता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। इसकी एसआई यूनिट को हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट है ओम्स। ठीक है, ये आपके सर ओम्स के नाम पे ही रखा गया है, ओम्स। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, ओमेगा एक सिंबल होता है ना मैथ्स में, उसकी तरह, राइट। इसकी एसआई यूनिट ये होती है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें आर का यहाँ से, तो क्या है? V बाय आई। V बाय आई, तो V क्या होता है आपका? वोल्ट्स, और ये होता है आपका एम्पियर्स, है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर भी हमारा 1 ओम होता है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम क्या होगी? इफ the potential difference across a metallic wire is 1 volt and the current flowing through is 1 ampere, then the resistance will be 1 ohm. ठीक है, अगर ये दोनों 1 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, ये चीज हो गई। तो जैसे हमने डिफाइन 1 एम्पियर करा था, डिफाइन 1 वोल्ट करा था, अब हम करेंगे डिफाइन 1 ओम्स। ठीक है, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली, कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफाइन लिखिए, डिफाइन 1 ओम। द क्वेश्चन इज डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? when potential difference across 2 points
across 2 points of a metallic wire is 1 volts and current flowing through it is बस फॉर्मूले को लिखते जाना है ना, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 amperes. Then the resistance is said to be 1 ohms. Then resistance is said to be 1 ohm. आई होप आपको 1 ओम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, बल्कि क्लास में याद ही हो गई होगी, है ना। ठीक है, तो ये हमारा 1 ओम्स कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शैल आई रब द बोर्ड नाउ? ठीक है, आपने लिख लिया, आपको इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, मेमोराइज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला आता है कि जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा V/I = R, ये हमारा ओम्स लॉ था। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि द ग्राफ, जो हमने ग्राफ पढ़ा, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये कंक्लूजन्स हैं कुछ ओम्स लॉ के। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, इस तरीके से। समझ आ गई बात की नहीं? ये आपका हो गया इसका ग्राफ। अगर नहीं आता है तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो टेम्परेचर चेंज है, ठीक है ना, या आपके कनेक्शंस आपके लूज हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से गड़बड़ होती है। नहीं तो हमेशा क्या आता है आपका? स्ट्रेट लाइन आता है। गॉट इट? अब हम इसके कुछ कंक्लूजन्स और पढ़ते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमें और क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंक्लूजन्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन ये है कि आपका करंट जो है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों ही कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है? द करंट इज डायरेक्टली proportional to पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, मैंने PD लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका कि इफ, ठीक है, इसका मतलब है इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड, हमने उसको हाफ कर दिया, देन करंट विल ऑल्सो बी हाफ, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही हुआ। एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आता है ना, ये कंक्लूजन्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डबल कर दिया तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। देन करंट विल ऑल्सो गेट डबल्ड। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आपका जो सेकेंड कंक्लूजन है वो ये है करंट और रेजिस्टेंस के बीच का। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब ऑपोजिट कह सकते हो, रेसिप्रोकल कह सकते हो, है ना, डिफरेंट कह सकते हो, टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इफ रेजिस्टेंस इज हाफ, अगर मैंने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, देन करंट विल बी, हाँ जी बताइए, करंट विल बी डबल्ड। यस, द करंट विल बी डबल्ड, करंट आपका डबल हो जाएगा। और अगर मैंने एंड इफ R इज डबल्ड, अगर मैंने
रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, देन करंट विल बी हाफ, ठीक है। ये दोनों कंक्लूजन समझ में आ गए, नोट डाउन करा आपने अच्छे से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ओम्स लॉ के कुछ कंक्लूजन निकले जिनसे बड़ी हेल्प हुई हमारे आगे की मतलब पढ़ाई में, स्टडीज में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई एम रबिंग द बोर्ड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डिपेंड्स। करंट की शक्ति किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आप अपने आप खुद लिखेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डिपेंड्स। स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस पे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा आपका करंट, और रेजिस्टेंस पे, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, है ना, उल्टा होता है इसके अंदर। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। अब इसी से रिलेटेड हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एक न्यूमेरिकल कल होमवर्क में दिया था पोटेंशियल डिफरेंस का, मुझे याद है। मैं अभी आपको वीडियो के एंड में उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, ठीक है। मैं आपको खाली रॉ डाटा लिख कर दे रही हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं वर्बली आपको बता रही हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर। एक वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर्स करंट, यानी कि हमारे पास करंट दे रखा है जी। करंट हमारे पास कितना दे रखा है? 2 एम्पियर्स का, ठीक है, इज 0.1 वोल्ट, ठीक है। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है 0.1 वोल्ट। समझ आया इतना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर हैविंग करंट 2 एम्पियर्स इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप मेरे से पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जिसने ये नहीं लिखा उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V by I इक्वल टू R, ठीक है। या फिर हमें R निकालना है तो हम लिख लेते हैं R इक्वल टू V by I, ठीक है। यानी हमें R क्या होगा? V कितना है हमारे पास? 0.1 अपॉन में 2, ठीक है। इतना क्या आएगा? ये इसका क्या बन गया? ओम्स, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो R हमारा हो जाएगा 1/20, है ना। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 1 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो 0.05 से ये पूरा चला गया, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 0.05 ओम्स, ठीक है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इसमें? सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, शैल आई रब? ओके, ठीक है। अब उसका भी मैं रॉ डाटा लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। यानी कि आपको अब करंट निकालना है। हाउ मच करंट, ये तो हमें समझ में आ गया। उसमें रेजिस्टेंस निकालना था, इसमें आपको करंट निकालना है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। 220 वोल्ट सोर्स का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है जी, 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है बल्ब फिलामेंट का? बल्ब के अंदर फिलामेंट होती है ना, तो वो उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम्स, ठीक है। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स हैविंग द रेजिस्टेंस 1200 ओम्स। चलिए आइए करते हैं, आ जाओ जल्दी से, चलिए करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन है, फिर से वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमें समझ आ रहा है ना, आई वी आर रिलेशनशिप ओम्स लॉ नहीं बताई थी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, V बाय आई इक्वल टू आर, ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ I इज इक्वल टू V बाय आर। ये लिखा जा सकता है, आई को ऊपर ले गए, आर को नीचे ले आए। आई इक्वल टू, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो हम इस तरीके से ही तो लिखेंगे, V बाय आर। V कितना दे रखा है जी हमें, 220 वोल्ट्स, और हमें R कितना दे रखा है, 1200 ओम्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 बाय 120, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 बाय 60, 11 बाय 60 एम्पियर्स। अब इसको फ्रैक्शन को अगर मैं रफ में लेट से यहाँ पे कर लेते हैं, 11 को अगर मैं 60 से करूँ तो 0.1 से जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 50, अगेन ये 8 से जाएगा 480, है ना, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.18 एम्पियर्स करंट। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है, अब आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब वो चार्जेस के फ्लो में रुकावटें पैदा करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि अगर आपका कोई गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब आराम से आपका करंट फ्लो हो रहा है, मतलब रुकावटें थोड़ी कम है, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस, ठीक है, विच हैव लो रेजिस्टेंसेस, ठीक है, जिनमें लो रेजिस्टेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग खुद करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ एक रॉ सा कुछ लिख देती हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक नोट्स बन जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। तो क्या है आपका रेजिस्टेंस में, जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है, द मटेरियल्स या द सब्सटेंसेस विच हैव लो रेजिस्टेंसेस, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ करंट अच्छा होगा, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, अच्छा होगा, गुड फ्लो ऑफ करंट होगा, तो हम उसको कहेंगे गुड कंडक्टर्स, हम उसे क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर्स। और उन गुड कंडक्टर्स का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो उसमें आते हैं आपके मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर मैं उसमें लूं आपका कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली हाई मतलब थोड़ी सी रुकावटें ज्यादा है, कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस सब्सटेंस में फ्लो ऑफ करंट थोड़ा कम रहेगा, लो फ्लो ऑफ करंट, थोड़ा क्या काफी कम रहता है, लो फ्लो ऑफ करंट, उन्हें हम कहते हैं रेजिस्टर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टर्स। समझ में आ गई बात। इसमें एग्जाम्पल है आपके एलॉयज, लाइक एलॉयज के नाम बताइए, हाँ जी, मैग्नीन, है ना, मैग्नीन, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये रेजिस्टर्स होते हैं, और जिनमें इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस है, तो बहुत सारी रुकावटें हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। तो इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, नो फ्लो ऑफ करंट है ना यहाँ पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। और एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटर्स का, रबर, वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। इसीलिए तो जो इलेक्ट्रिक वर्क्स करते हैं ना इलेक्ट्रिशियंस, वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ये कोई
क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू दे वियर द ग्लव्स मेड अप ऑफ रबर? बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग द इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज रबर इज अ गुड इंसुलेटर एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग द इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको, न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए, ओम्स लॉ क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही हम करवाएंगे। अब बात आती है आपकी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक होमवर्क दिया था उस, ठीक है, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस शायद 2 पॉइंट के अलग अलग दिए थे, है ना? क्या दिया था मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 110 वोल्ट्स से लेकर 128 वोल्ट्स पे, और मैंने आपको चार्ज दिया था 2 कूलम्स का और पूछा था कितना वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग द 2 कूलम ऑफ चार्ज, है ना? यही पूछा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी V2 माइनस V1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 128 माइनस 110 कम्स आउट टू बी 18 वोल्ट्स। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट्स का, ठीक है। क्यू हमारे पास है ही 2 कूलम्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू क्यू, है ना? तो क्या आएगा आपके पास? V कितना है 18 और Q कितना है 2, तो हमारे पास आ गया ये 36 जूल्स। जितने भी बच्चों का सही आंसर आया है वो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप मुझे जरूर देंगे कि यस मैम, हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था, और अपना आंसर साइड बाय साइड लिखेंगे 36 जूल्स, ठीक है। और मुझे पता है आप सभी ने ही ये कर लिया होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाकर आपको अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अच्छे से रिवाइज करके अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, जिसके अंदर हम पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शंस और जिन पे रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।